हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा प्रचार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th की जहां पर क्लास समाप्त हुई थी, आज उसी के आगे पुनः क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और जैसा कि आप ये देखे थे कि जो ऐड निकला था या पब्लिश किया गया था, वो उसमें ये लिखा गया था कि जो फिज़िक्स क्लास है उसमें यानी कि हफ्ते में 2 दिन की क्लास रहेगी और ये आपकी क्लासें प्रारंभ हो चुकी हैं। जो कि ये क्लासें आपकी प्रारंभ, जैसा कि जो पॉइंट बताया जा रहा है, आपकी जो हाई स्कूल इंटर की जो क्लास है ये आपका मंगलवार व शुक्रवार पब्लिश किया जाएगी, यानी कि आपकी क्लास रहेगी। ओके, तो आज का जो मुख्य तथ्य है प्रतिबिंब, क्या इमेज होता क्या है, तो इसको आप लोग ये कह सकते हैं, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली कोई प्रकाश किरण, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी निश्चित बिंदु पर, किसी निश्चित बिंदु पर मिलती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे, अर्थात उस वस्तु का पहला प्रतिबिंब कहलाएगा। ओके, अगर देखा जाए प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रतिबिंब होगा वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा प्रतिबिंब होगा क्या, आभासी प्रतिबिंब। पहला जो प्रतिबिंब है अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाले प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो या मिले, उसे क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। या हम लोग इस प्रकार भी कह सकते हैं, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या कहेंगे, हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। अब जैसा कि मान लीजिए कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, यदि कोई प्रकाश किरण चल करके परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर आती हुई क्या होती, प्रतीत होती है, उसे क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों, अब ये प्रतिबिंब की परिभाषा हो गई, वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, आभासी प्रतिबिंब हो गया। अब हम लोग चलते हैं दर्पण पर। दर्पण पर। अब दर्पण क्या होता है, तो ये आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं और ये सुन सकते हैं कि दर्पण जो है उसकी एक यूनिक परिभाषा है, जैसा कि पॉलिशदार सतह व चिकनीदार सतह पर प्रकाश का क्या हो, परावर्तन हो, उसे क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। पॉलिशदार व चिकनी सतह पर प्रकाश का क्या हो, परावर्तन हो, उसे क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। और दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उसको हम लोग देखने चलना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो दर्पण के प्रकार हम लोग देखते हैं, क्या दर्पण के प्रकार। ओके, दर्पण के प्रकार, दर्पण के 2 प्रकार होते हैं दोस्तों। पहला होगा क्या, समतल दर्पण, क्या समतल दर्पण। दूसरा होता है गोली दर्पण। देखिएगा, ये जैसा कि जो समतल दर्पण है ये क्या है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और जैसा कि मान लीजिए कि गोली दर्पण क्या है, इसको भी पढ़ेंगे। ओके, जैसा कि मान लीजिए कि ये जो समतल दर्पण है दोस्तों, समतल दर्पण होता क्या है, लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो दोस्तों, समतल हो, उसे क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। ओके, आई बात गई समझ में, ये समतल दर्पण का फिगर है। ओके, ये परिभाषा, ये वह पृष्ठ जिसका परावर्तक के पृष्ठ क्या हो, समतल हो, उसे क्या कहेंगे, समतल दर्पण। अब गोली दर्पण क्या होता है, क्या गोली दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो, वक्री हो, उसे क्या कहेंगे, गोली दर्पण कहेंगे। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि ये गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप ये कह सकते हैं, क्या पहला अवतल दर्पण, क्या अवतल दर्पण। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तल दर्पण, क्या उत्तल दर्पण।
क्या, उत्तल दर्पण। अब ये अवतल दर्पण क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो ये आप लोग कह सकते हो वह दर्पण जिसका परावर्तन क्या हो, दबे हुए तल से हो। क्या, वह दर्पण जिसका परावर्तन क्या हो, दबे हुए पृष्ठ से हो, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं दोस्तों। क्या, अवतल दर्पण कहते हैं। और यहाँ पर अब हम लोग समझने चल रहे हैं विस्तार रूप से अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण। ओके, तो इन सभी बिंदुओं को आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िएगा क्योंकि ये बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ओके, अब देखिए अवतल दर्पण होता क्या है इसको थोड़ा समझिएगा, किसी प्रकार कोई भी दिक्कत हो। कॉन्केव मिरर, ये हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए कि ये इस प्रकार का है, ये बना हुआ है। ओके, ये क्या है मेरा, P है। क्या, ये M1 है, ये M2 है, ये परावर्तक तल है। क्या, परावर्तन जिसको कहते हैं, परावर्तन तल। वह पृष्ठ यानी कि वह पृष्ठ जिसका परावर्तन दबे हुए तल से हो। क्या, वह पृष्ठ जिसका परावर्तन क्या हो, दबे हुए पृष्ठ से हो, यहाँ से होगा। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, अवतल दर्पण की परिभाषा हो गई। उत्तल दर्पण देखा जाए क्या दोस्तों, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण जो है ये भी क्या है, इसकी परिभाषा होगी, वह दर्पण जिसका परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या, उत्तल दर्पण। ओके, ये परावर्तन तल है, परावर्तन या परावर्तक। क्या, परावर्तक तल। ओके, ये मुख्य अक्ष है। ओके, ये P है, ये M2 हो गया, ये क्या हो गया, ये M2 ये हो गया। ये रही बात क्या, हमारा उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण। तो इसके आगे हम लोग और कुछ नए तथ्यों पर फोकस करते हैं, इसको सर्वप्रथम रख करते हैं। तो ये सब तथ्यों को आप लोग थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़िएगा क्योंकि ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। और इसके बाद हम लोग कुछ ऐसे तथ्यों पर फोकस डालेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मान लीजिए इसमें ये आएगा, इसको आप लोग स्वयं अध्ययन कर लीजिए क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पूछा जाता है 1 नंबरिंग में, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ओके, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, ये जो है परिभाषाएं दोस्तों ये आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा। इसमें देखा जाए इम्पॉर्टेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है क्योंकि इसमें से एक ही नंबर पूछा जाता है और ये जो 1 नंबर है ये अधिकतर हाई स्कूल में क्या किया जाता, पूछा जाता है। तो हम लोग आगे चलते हैं, डायरेक्टली जो प्रोसेस है उस पर हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं। ओके, जैसा कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो तथ्य आएंगे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ ये कह सकते हैं कि इनका मान जो दर्पण है, उत्तल दर्पण है, जो अवतल दर्पण है, इनमें हम लोग देखेंगे जो आपको थोड़ा समझ में भी आए। जैसा कि मान लीजिए कि ये आपसे पूछा जाएगा पहला प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, दूरियां क्या, दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति। समझिए, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो प्रोसेस है इसको आप लोग थोड़ा इस प्रकार पढ़िएगा, जैसा कि इसमें 2-3 पॉइंट मैं लिखवाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं। दर्पण क्या, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव बिंदु किया जाता है, दर्पण का बिंदु ध्रुव किया जाता है। ओके,
और इसके आगे और है, जैसे मान लीजिए कि तथा, इसके आगे अभी हम चित्र भी छोटा सा बनाते हैं। तथा मुख्य अक्ष यक्ष ली जाती है। क्या ली जाती है? ध्रुव, क्या? ध्रुव से गुजरने, ध्रुव से गुजरने वाली रेखा, ध्रुव से गुजरने वाली रेखा जो मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत है, वाई अक्ष ली जाती है। ओके, क्या? वाई अक्ष ली जाती है। ओके, और इसके आगे देखिए दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से अक्ष के अनुदिश, ओके, तथा लंबवत निम्न प्रकार के मापी जाती है। ओके, एक पॉइंट और देखिए थोड़ा, ये इम्पोर्टेंट है। ध्रुव से दाईं ओर प्लस, क्या? ध्रुव के दाईं ओर प्लस यानी कि यक्ष अक्ष के अनुदिश मुख्य अक्ष, क्या? अनुदिश, क्या? अनुदिश नापी जाने वाली, क्या? नापी जाने वाली दूरियां, क्या? नापी जाने वाली दूरियां धनात्मक, क्या? धनात्मक चिन्ह के साथ, क्या? धनात्मक चिन्ह के साथ तथा बाईं ओर, क्या? बाईं ओर यक्ष अक्ष के अनुदिश, यक्ष अक्ष के अनुदिश, यक्ष अक्ष के अनुदिश की दूरियां ऋणात्मक, ओके, अनुदिश ऋणात्मक चिन्ह अनुदिश तो इसके आगे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कि ये तथ्य मैंने लिखा, ओके, ये मैंने जो तथ्य लिखा इसको समझिएगा क्योंकि ये जो तथ्य है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जैसे इसमें 6 पॉइंटों का निगमन किया जाएगा, यानी 6 पॉइंटें बताई जाएंगी, इसमें से आपका चिन्ह परिपाटी भी हो जाएगा और वो 6 बिंदु भी हो जाएंगे दर्पण के आधार पर। ओके, इसको हम ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया? P अर्थात ध्रुव, P अर्थात ध्रुव, ये M1 हो गया, ये क्या हो गया? M2 हो गया। और यहाँ से ये इसको हम मान लेते हैं ये क्या है? अनंत पर कोई वस्तु स्थित है। क्या? अनंत पर कोई वस्तु स्थित है, अनंत वस्तु। ओके,
अनंत पर स्थित कोई वस्तु है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये कह सकते हैं कि इसको नाम भी दे सकते हैं। क्या नाम भी दे सकते हैं? इसको आप समझिएगा कि ये जो वस्तु है इस प्रकार, ओके, इसका नाम हम पहले फर्स्ट दे दिए और यहाँ पर सेकेंड दे दिए, ओके, और यहाँ पर थर्ड दे दिए और यहाँ पर फोर्थ दे दिए, ओके, यहाँ पर फोर्थ है। अब देखिए ये जो 4 बिंदु मैंने बनाया और यहाँ पर सिर्फ 3 बिंदु लिखा हूँ। क्या यहाँ पर सिर्फ 3 बिंदु लिखा हूँ और इसके आगे कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपको थोड़ा समझना भी है, ओके। लेकिन यहाँ पर आप इस प्रकार थोड़ा कर लीजिए, यहाँ पर एक वस्तु और रख लीजिए, यानी कि ये 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, ओके, और यहाँ पर 6 है, इसको हम लोग समझेंगे बाद में, ओके। इस वस्तु को मैंने क्या माना? अनंत, ओके। वस्तु को क्या माना? मैंने अनंत है। और यहाँ पर इस प्रकार काउंटिंग तो मैंने कर दिया 1 2 3 4 5, यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5। अब नीचे से 5 आ रहा है, ऊपर से 6 आ रहा है, तो इसका प्रतिबिंब एक क्या होगा? आगे बनेगा, लेकिन उसका प्रोसेस अलग होगा। ये क्या है? मेरा यफ है, क्या फोकस, और ये मेरा है क्या? ध्रुव, और ये क्या है? अनंत। तो इन बिंदुओं के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ इसको हम लोग समझ लेते हैं जिससे कि इसको क्या कर सके? रफ कर सके, ओके। दर्पण का ध्रुव बिंदु किया जाता है, यानी कि जो दर्पण का ध्रुव है वो किसी भी बिंदुओं से नापा जाएगा तो वो मुख्य अक्ष से लिया, यानी आप जानते हैं कि सभी दूरियां किधर नापी जाती हैं, यानी दर्पण का ध्रुव से नापी जाती है। इस ओर से भी ली जा सकती हैं और इस ओर से, इसलिए इस तरफ भी x अक्ष मिलेगा और इस तरफ भी x अक्ष मिलेगा। लेकिन यहाँ पर यह बताया जा रहा है ध्रुव से गुजरने वाली रेखा जो मुख्य अक्ष के लंबवत है परस्पर y अक्ष ली जाएगी। ये आप थोड़ा नोटिस में लिखते चलिए, क्योंकि ये आपका इस चतुर्थांश के माध्यम से निकल जाएगा। ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ये x हो गया, ये x डैश है। ये अकॉर्डिंग आपके इसके प्रोसेस समझा रहा है और ये पॉइंट आपके इस पर लिया जा रहा है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से अक्ष के अनुदिश तथा लंबवत निम्नवत नापी जाती हैं। आप इस ओर से भी नाप सकते हैं, इस ओर से। ये आप चतुर्थांश के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। इसका प्रोसेस मैं आपको बाद में बताने जा रहा हूँ, ओके। तो इसमें प्रोसेस क्या होगा? ध्रुव से दर्पण की ध्रुव से दाईं ओर, क्या ध्रुव की दाईं ओर, मान लीजिए ध्रुव दाईं ओर क्या है? वो है ध्रुव की दाईं ओर प्लस x अक्ष के अनुदिश मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी जाने वाली दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ तथा बाईं माइनस, यानी कि x अक्ष यानी कि इस ओर अक्ष के अनुदिश की दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ एक छोटी सी हेडिंग डाल सकते हैं, थोड़ा सा इसको आप थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि ये तथ्य आपके इसी का है, पार्ट है। मुझे को अलग अलग फिलहाल समझाना चाहिए, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा आप समझ लीजिए, क्योंकि ये तथ्य थोड़ा भिन्न है, ओके। जैसा कि मान लीजिए कि हम समझाते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं 6 स्थितियाँ, क्या? प्रतिबिंब की 6 स्थितियाँ ज्ञात करना। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ये बनेगा, आप ये ध्यान दीजिएगा कि 1 के साथ कंपेयर करवाइएगा, 2 के साथ कंपेयर करवाइएगा, 3 के साथ कंपेयर करवाइएगा और 4 के साथ कंपेयर करवाइएगा। इस प्रकार का प्रोसेस आप लोग उठाइएगा। ये 3 है, ये 4 हो जाएगा, क्या ये 3 है, ये 4 हो जाएगा, ओके। 4 के साथ कंपेयर करवाइएगा, ओके। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जैसा कि ये ध्यान दीजिएगा कि यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? जैसे कि मान लीजिए कि यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो
तो वस्तु कहाँ पर बनेगा। तो इसको आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि वस्तु ये पहले यानी कि ये जो वस्तु है अनंत पर है, इसका कंपेयर पहले बिंदु के साथ यानी कि पहले पॉइंट के साथ करना है। यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये एफ क्या है मेरा, फोकस पर बनेगा। ओके, पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु हम लोग यहीं पर देख सकते हैं। यदि मान लीजिए कि ये आपसे कह दिया जाए यदि वस्तु, यहाँ पर कंडीशन होगी फॉलो, यहाँ पर देखते हैं यदि वस्तु अनंत व ये सी क्या है, वक्रता केंद्र, यानी कि यदि वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, क्या प्रतिबिंब क्या बनेगा। ध्यान दीजिएगा ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ये हम वन लाइनर आपका क्वेश्चन तैयार करवा रहे हैं। तो ये दूसरा कहा तो दूसरा दूसरे के साथ कंपेयर करना है। तो यदि वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, एफ तथा सी अर्थात फोकस व वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, अर्थात ये हो जाएगा एफ व सी के बीच बनेगा। ओके, तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तीसरा बिंदु हम लोग देखते हैं। यदि वस्तु कहाँ पर हो, यदि वस्तु सी पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ओके, कहाँ पर बनेगा ये इंपॉर्टेंट है। तीसरे के साथ यानी कि ये वस्तु का प्रतिबिंब जो है, अर्थात मेरे कहने का अर्थ ये है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, अर्थात सी पर बनेगा। ओके, ये तीसरा बिंदु आपका सॉल्व हो गया। अगर मान लीजिए चौथा बिंदु कह दिया जाए, फोर्थ नंबर, यदि वस्तु कहाँ पर हो, सी व एफ के बीच, जब वस्तु सी व एफ के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा दोस्तों। यदि जो वस्तु है यदि एफ व सी के बीच स्थित है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, चौथे के साथ कंपेयर करना है, यानी कि सी व अनंत के बीच बनेगा, सी व अनंत के बीच होगा। ओके, तो ये ध्यान दीजिए, आप सी को पहले कर सकते हैं, अनंत को बाद कर सकते हैं, या अनंत को पहले कर सकते हैं, सी को बाद कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार कोई समस्या नहीं। ओके दोस्तों, अब आगे हम लोग कह सकते हैं यदि वस्तु कहाँ पर हो, फोकस पर हो, जब वस्तु एफ पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर होगा। ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा, होगा। तो यदि मान लीजिए कि हम कहते हैं यदि वस्तु कहाँ पर स्थित हो, एफ पर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा दोस्तों, तो ये मेरा क्या होगा, अनंत पर बनेगा। इसको थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है। ओके, तो ये हमारा कहाँ पर होगा, अनंत पर। ओके, ये हो गया। अब हम लोग 6 नंबर देख सकते हैं। ये कह सकते हैं जब वस्तु एफ व पी के बीच हो, क्या एफ व पी के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ओके, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा दोस्तों, यदि
ये ध्रुव यानी कि पी एफ मतलब फोकस इसके बीच में हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि जब वस्तु ध्रुव एफ के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर पीछे बनेगा। क्या पीछे अर्थात स्थित दर्पण के पीछे, अर्थात स्थित दर्पण के पीछे, स्थित दर्पण के पीछे। ओके, अर्थात वो कैसे बनेगा, जब पीछे बनेगा दोस्तों सीधा और आभासी बनेगा, सीधा व आभासी बनेगा। और इस पर मैं विशेष चर्चा इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आपका क्लास 10th का है, इसको आप लोग स्वयं पढ़ सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यदि दिक्कतें होंगी तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसको पुनः बता दूंगा। ओके, तो दोस्तों आज क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। और यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। चलिए आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।